हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर है और अभी सोच रहे हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना भी है तो उसका प्रोसेस कैसा है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कहीं से भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो तो बहुत सारा कन्फ्यूजन्स रहता है, जैसे इसमें रेगुलर इनकम कर सकते हैं कि नहीं, या अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना लंबे समय तक लगना चाहिए, कंपनीज के ऊपर रिसर्च कैसे करना चाहिए, या आपने अगर यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो तो आपको ज़्यादातर लोग ये दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करके आप डेली कुछ ना कुछ इनकम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की ऊपर बात करेंगे और कंपनी के ऊपर कैसे एनालिसिस करना चाहिए, उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट ये करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इससे आप रेगुलर इनकम नहीं कर सकते, खास करके अगर आप छोटे कैपिटल के साथ आ रहे हो। इनफैक्ट अगर आप बड़े कैपिटल को भी लेके आ रहे हो तो भी रेगुलर इनकम का कोई गारंटी इसमें है ही नहीं। क्योंकि देखिए, यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को चाहिए होता है जैसे एफडी में 7% मिल गया, 6% मिल गया, वैसे फिक्स्ड उन लोगों को चाहिए होता है हर साल में, हर महीने में। तो कई लोग मुझको ऐसे ही बोलते सुना है मैंने कि मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस महीने का 1% दिलवा दो। अब मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये गारंटीड होता ना कि महीने का मैं 1% तो छोड़ो, 0.5% में कमा सकता हूँ, अगर गारंटीड होता तो मैं घर बार बेच के 10 करोड़ 20 करोड़ जैसे भी लोन लेके वो लगा देता और 0.5 में हर महीने लेते रहता, जो कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी होता। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कोई भी महीने में, या मैं तो बोलता हूँ कोई साल में, अगर आप ये बोले कि मुझे हर साल 1% का रिटर्न चाहिए, तो वो भी गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट में भयंकर पैसा बनता है, बट इसका आपको स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा, पूरा एक गेम की तरह। जैसे मान के चलिए, आपको अगर जॉब में जाना होता है या किसी भी जॉब में जाना है तो उसका एक सिस्टम है। आपको पहले वो डिग्री लेना पड़ेगा, आपको अलग अलग इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, या मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसका एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं समझोगे तो आप उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक उस तरीके से आपको मान लीजिए कुछ स्किल बेस्ड काम ही करना है। अगर आपको मान लीजिए खेती करना है तो उस खेती करने का भी एक प्रोसेस है। अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे तो आपका पूरा खेती बर्बाद हो सकता है। आपको फर्टिलाइजर का नॉलेज होना पड़ेगा, आपको टिलिंग, सॉइलिंग, फिर क्या बोलते हैं, इरिगेशन, सबका आपको आइडिया होना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन मार्केट में क्या है, लोगों को लगता है कि मैं एक दिन आऊँगा और पैसा डालूंगा और मेरा अगले दिन से पैसा ना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फोकस करके पहले समझना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, किस तरीके से ऑपरेट करता है, कितना पैसा कमा सकते हैं, पैसा डूबता कैसे। तो ये मतलब मेन जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये आपका मेन साइकोलॉजी के ऊपर होगा। ऑफकोर्स मैं थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, बट यहाँ पे मेन आपको कैसा माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में आना है। क्योंकि अगर आप पहले अपना माइंडसेट को ठीक नहीं करोगे तो आप आगे जाके कहीं ना कहीं नुकसान करोगे। और ये एक ऐसा जगह है, मतलब स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है। तो मैं देखा है कई लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से स्टॉक मार्केट में है, बट उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे। क्योंकि वो लोग एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, चार्ट देखना, किसी कंपनी का नाम कहीं पे सुन लिया, उसका प्राइस उतना जाएगा। बहुत लोग का आपने सुना भी होगा कि कोई कंपनी जो 10 गुना हो चुकी है, वो लोग ये बोलते हैं कि ये कंपनी मेरे पास था, मैं 20-30% में लेके बेच दिया, रिग्रेट करते रहते हैं। तो देखिए, जब कंपनी 10 गुना हुआ है तो वो 10 गुना एक बार में तो हुआ नहीं है। कंपनी 10 गुना जब भी होगा तो आपका 2-3 साल, 4 साल में होगा, ठीक है। तो 4 साल में क्या उनको एक बार भी ऐसा समझ में नहीं आया कि उस कंपनी में मैं एंट्री करूं? अगर आप 20% में निकल चुके थे तो आपको इस 4 साल में और भी तो आइडिया मिलना चाहिए ना कि मैं इस कंपनी में फिर से घुस के देख सकता हूँ। तो ये क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि उनको जो मार्केट है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा सेफ्टी, जितना ज़्यादा गारंटी, उतना रिटर्न कम मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा सेफ्टी, जितना गारंटी आपको मिल रहा है, उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका सेविंग्स अकाउंट है, उसमें आपका पैसा बिल्कुल भी डूबता नहीं है, तो उसमें कितना मिलता है आपको? 2 से 3%। उससे ऊपर एफडी, तो एफडी आपका लगभग 5 लाख रुपए तक का आपका सिक्योर्ड है, तो वहाँ पे आपको कितना मिलता है? 6-7% मिलता है। बट वहाँ पे क्या है, आपको सिक्योरिटी तो मिल रहा है, बट आपका पैसा लॉक हो चुका है। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि आप पैसे को जब चाहो तब निकाल सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फ्रीडम मिला गारंटी के साथ, लेकिन रिटर्न कम कर दिया गया। लेकिन जब एफडी में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो उसके बदले आपसे क्या ले लिया जा रहा है? आपका टाइम ले लिया जा रहा है कि आप 5 साल तक इसको निकाल नहीं सकते, अगर निकालोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगा। ऐसा कुछ होता है। तो आपने देखा ना, जितना गारंटी ज़्यादा मिल रहा है उतना रिटर्न कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपका फिर उसके बाद आता है बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड मतलब क्या होता है? वो मान लीजिए एफडी की तरह ही है, बट वो आपको गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी काफ़ी रिस्क कम होता है, तो उसका भी आपको जो यील्ड मिलता है आपको 7-8% तक का मिल जाता है। और उसके बाद आपका देखिए कंपनी का बॉन्ड होता है। जैसे आप सरकारी बॉन्ड होता है ना, सरकार आपसे लोन लेती है एफडी की तरह, उसी तरीके से इंडिविजुअल कंपनी का बॉन्ड होता है। उसमें कंपनी क्या बोल रहा है कि आपने अगर हमको पैसा दिया है तो हम आपको फिक्स अमाउंट ऑफ जो रिटर्न है, इंटरेस्ट देंगे। अब देखिए, कंपनी का जो रिटर्न होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 10%, 11% या 9-10% के आसपास रहता है। तो कंपनी आपको 10% क्यों दे रही है जबकि बैंक तो आपको 6% दे रहा है? क्योंकि कंपनी में रिस्क है।
अब कंपनी ने आपसे वादा किया कि हम लोग आपको जितना लिए हैं फिक्स्ड उतना देंगे, लेकिन कल को जाके आपको ये पता होना पड़ेगा कि कल को जाके कंपनी एट द एंड क्या है कि एक बिजनेस है, बिजनेस में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो आपने जो पैसा उसको दिया है, आपने उसको लोन के रूप में जो दिया है, वो पूरा का पूरा डूब सकता है। तो क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन वो रिस्क मतलब एफडी से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको रिटर्न भी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 7% से बढ़ के 9% हो गया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में क्या है, वो टोटली डिफरेंट गेम है, उसमें गारंटीड बोल के कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहीं पर इसी गारंटी ना देने की वजह से आपका पैसा यहाँ पे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक बन सकता है। लेकिन रिस्क यहाँ पे क्या, देखिए, एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप एक इंडिविजुअल कंपनी में जाके सीधा पैसा डाल दीजिए। अब वो पैसा कैसे डालना है उसकी अलग ऐप होता है, वो सब कहानी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी पढ़ा, XYZ बोल के कोई कंपनी है, वो कंपनी मान लीजिए सपोज सिगरेट बेचती है। अब वो कंपनी रोज सिगरेट बेच रही है, अब क्योंकि वो बिजनेस है तो कल के दिन में सरकार आके कुछ भी बोल सकती है कि नहीं कल से हम सिगरेट बेचना बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूज बहुत मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ भी लगाया तो भले ही वो बिजनेस आज से पहले बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत स्पीड से ग्रो कर रही थी, लेकिन क्योंकि कल के दिन में सरकार ने क्या मना कर दिया कि सिगरेट बेचना बंद, तो उस कंपनी का बिजनेस बंद और आपका जो पैसा था वो 90%, 80%, 70% डूब के खत्म हो सकता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये आपने रिस्क लिया हुआ है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कल को किसी भी कारण से अगर मान लीजिए जो आदमी लोग हैं उनको सिगरेट का ऐसा लत लग गया कि वो लोग एक एक दिन में 10-10 सिगरेट पी रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट ने बोला कि चलो सिगरेट पूरा बेचो, टैक्सेस में नहीं लेने वाला हूँ, तो रातों रात उस कंपनी का बिजनेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकता है। मतलब जो कंपनी पहले 100 रुपये कमा रही थी, अब वो कंपनी इस डिसीजन की वजह से अगले साल से 400-500 रुपये कमाएगी। तो आपने जो 10,000 डाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आपका 50,000, 60,000, 1 लाख भी हो सकता है। क्योंकि अब देखिए इसमें हुआ क्या है, जिस तरीके से आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, उसी तरीके से और भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उस पैसे को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अब जैसे ही मुझे मालूम चला, जैसे ही बाकी लोग को पता चला कि इस कंपनी का बिजनेस जो प्रॉफिट है 100 रुपये से 500 रुपये हो सकता है, तो मेरी ही तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर पैसा लगाने के लिए आते हैं, मतलब उसके शेयर्स को खरीदने के लिए आते हैं। तो जब भी शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही किसी भी शेयर का डिमांड नहीं बढ़ता है, उसका डिमांड तभी बढ़ेगा जब उस कंपनी के बिजनेस में हमें कोई बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो जब कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ होगा, उसके शेयर का डिमांड बढ़ेगा, और शेयर का डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस भागता है। ये बात समझ में आ गया आपको। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है बट शेयर नीचे गिरा होता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म में तो जैसा कंपनी कर रही है उसके अकॉर्डिंग शेयर भागता है। बट शॉर्ट टर्म में होता क्या है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस से शेयर के प्राइस का शॉर्ट टर्म में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। यानी अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आज के दिन में कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, बट कुछ जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने किसी भी रीजन से अगर बहुत सा स्टॉक को बेच दिया, तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ गया, उसका जो स्टॉक है उसका प्राइस गिर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपने क्या किया है, एक बिजनेस में हिस्सा लिया है। किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में अगर आप पैसे को डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके बिजनेस में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं उसमें काम नहीं करूँगा बट मैं अपना कैपिटल डाल रहा हूँ। क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको दुकान बैठाना पड़ता है, आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है, उसको प्रोसेसिंग करोगे, उसके बाद उसको बेच के आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो वो कैपिटल अगर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो मैं बन गया हूँ उस कंपनी का इन्वेस्टर। भले ही मैं उसमें बैठ के काम नहीं कर रहा हूँ बट मैं इन्वेस्टर हूँ। अब उस कंपनी का जो भी होता है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा, उन सब का जिम्मेदारी मेरा भी होगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तेरे बिजनेस में 10,000 डाला है तो बिजनेस खराब हो गया, मेरे पैसे डूब गया। इसमें उस जो मतलब जो बिजनेस चला रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, ये रिस्क एज ए इन्वेस्टर आपको खुद लेना पड़ेगा। ये आपका समझदारी होता है, क्योंकि कोई भी आपको मतलब पकड़ के नहीं लाता कि आओ मेरे बिजनेस से पैसा डालो, आपको खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ता है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट में। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हम लोग का, जो निफ्टी 50 का जो है वो कितना है, 12% के आसपास है। तो 12% क्यों है वो समझेंगे। और सबसे पहले ये बताता हूँ कि निफ्टी 50 क्या होता है, क्योंकि निफ्टी 50 के बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। मतलब इंडेक्स फंड क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग जब कुछ बुक खरीदते हैं तो बुक की स्टार्टिंग में हमें क्या दिखता है, जो चैप्टर्स का नाम है, मतलब जो मेन टॉपिक्स है हमको दिख जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है जो टॉप में चल रहे हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, बड़े बड़े जो भी कंपनीज है, उन सब का लिस्ट बना के हमने उसको एक लिस्ट बना के रख दिया है और हम उस लिस्ट को ट्रैक करते रहते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया की टॉप 50 कंपनी अच्छा कर रही है तो पूरा निफ्टी जो है एक बास्केट जो बना हुआ लिस्ट बना हुआ है वो साथ में हमको बढ़ते हुए दिखता है। मतलब 50 अच्छे कंपनीज को लेके एक लिस्ट बना दो और उसके प्राइस को एवरेज करके दिखाते रहो, तो वही हम लोग का निफ्टी 50 हो गया, जो कि निफ्टी के 50 मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। ठीक उसी तरीके से आपका सेंसेक्स है जो आपका हम लोग के इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है।
तो ये सब इंडेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही करके आपका निफ्टी है, निफ्टी 50 जूनियर है, फिर आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स बना के रखा हुआ है। किसी ने बना दिया है निफ्टी पावर का, किसी ने बना दिया आपका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का, अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम लोग को निफ्टी में कितना बोलते हैं, जैसे मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा किया, वो मान के चलना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज आपको 12% का एवरेज ही मिलता है। अब वो क्यों होता है, देखिए कि कोई भी कंपनी, हम लोग छोटे मोटे मतलब जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोन को खराब मानते हैं, बट जो भी बड़ा बिजनेस है वो हमेशा लोन के ऊपर ही चलता है, उनके ऊपर बोरोविंग्स कुछ ना कुछ रहता ही है। अब वो जो बोरोविंग करते हैं वो कितने % पे करेंगे, लगभग आपका जो फिक्स तो कोई नहीं है, बट 6 से लेके 8% के ऊपर उनका इंटरेस्ट रेट लगता है। मतलब मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं 6% पे पैसा उठा रहा हूँ और बैंक को 6% दे रहा हूँ। अब एक कॉमन आदमी कोई बोल सकता है कि अगर आपको उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो मुझे उसमें जो इनकम करना पड़ेगा वो मुझे कम से कम 12% करना पड़ेगा, क्योंकि 6% का अगर मैं मतलब इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ या 8% का दे रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर का इनकम करना पड़ेगा, तभी मुझे फ़ायदा होगा। मैं उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखूँगा और बाकी इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंकों को दे दूँगा। तो इसलिए देखिए 6-7% पे आपको क्या मिलता है, मतलब लोन मिल रहा है, तो आपको जो इनकम करना है वो 12-13% की उस आसपास करना ही पड़ेगा। अब ये 12% क्यों होता है, तो ये कोई नंबर हमने फिक्स नहीं किया है, ये देखा गया कि जो बड़ी कंपनी हो गई वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे ग्रो कर पाते हैं, 9% से, 12% से, 11% से, ऐसे ही मतलब। और बहुत अच्छा कोई कंपनी कर रही है तो वो 19-20% से ग्रो करता है। तो जो कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है उसका एवरेज ग्रोथ रेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 12-13 के आसपास होता है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि निफ्टी में हमको जो एक्सपेक्टेशन करना चाहिए वो 12% के आसपास ही करना चाहिए। और 12% एक्चुअली ख़राब नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपका हर 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, हर 6 साल में पैसा डबल होगा, मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। एक बार मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि 24 साल में आपका पैसा कितना गुना बढ़ सकता है, ठीक है। तो 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो आपका पैसा 4 बार दुगना होगा, मतलब, ठीक है। तो अगर हमने 1 लाख डाला तो पहले आपका 1 लाख 2 लाख बनेगा, फिर आपका बनेगा 2 का 4 मतलब 4 लाख, फिर 4 का बनेगा डबल मतलब 8 लाख, फिर 8 का बनेगा डबल 16 लाख, मतलब आपका 24 साल के अंदर आपका 1 लाख 16 गुना हो सकता है, 16 टाइम्स हो सकता है। और ये मैंने पकड़ा है सिर्फ 12% पे। अब मान लीजिए कभी कभी रिटर्न अगर ज़्यादा बन जाता है तो आपका 16 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है, यानी आराम से आपका 24 ईयर्स में आपका पैसा 16 टाइम हो सकता है। तो ये बहुत ही भयंकर रिटर्न है। अगर आप एफडी करके भी देखोगे तो आपको इतना नहीं मिलने वाला है, इससे बहुत ही कम मिलने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो क्यों आना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अगर पैसा है 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, या जितना भी है, मेरे पास 4-5 ऑप्शन है। एक मेरे पास एफडी है, एक मेरे पास मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट का बॉन्ड है, और तीसरा मेरे पास रियल एस्टेट को मैं फिलहाल साइड करता हूँ क्योंकि ज़मीन के बारे में मैं किसी और वीडियो बात करूँगा, वो कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है आपका स्टॉक मार्केट का। तो इन तीनों में से मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला सबसे मेरा मेन रीजन क्या है, अगर मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ तो मुझे इन दोनों से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उसके अलावा कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मुझे सेफ्टी के साथ 6% या 8% मिल जा रहा है तो मैं रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में क्यों आऊँगा। तो मेरा सबसे पहला एम क्या होगा कि जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है वो मुझे कम से कम मतलब 6-8% से ज़्यादा मिलना चाहिए, और एवरेज में आपको निफ्टी में कितना मिलता है, 12% मिलता है। अब अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको 12% चाहिए तो आप निफ्टी 50 में डाल दीजिए पैसा। कैसे डालना है वो आप कमेंट में पूछिए, आपको बता दूंगा, बट अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगर 12% का चाहिए तो निफ्टी 50 मिल गया, लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को मेन क्या होता है, मतलब डिज़ायर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आके मेरा पैसा 10-20 गुना हो जाए। तो अगर जिसको 24 साल में 10-20 गुना नहीं कर रहा है, जिसको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में करना है, उनके लिए ये बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अब देखिए, जो मैंने 12% का ग्रोथ रेट बोला वो बड़े कंपनीज का है, जो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़े बन चुके हैं। तो ऑलरेडी जो बहुत बड़ा हो चुका है ना, उसको चलने में दिक्कत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं कर सकता, वो 10-12% से ही ग्रो करेगा। उसके अलावा एक दूसरी कंपनी को लीजिए जो अभी नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है। वो कंपनी अगर सही से बिजनेस करता है तो आगे आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा बन सकता है और बहुत फास्ट बड़ा बन सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बनने के बाद आपको और बड़ा बनने में स्लो, मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। लेकिन मान लीजिए आपने आज एक ही दुकान खोला है, तो अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो आप आगे आने वाले टाइम में 20 दुकान, 30 दुकान, 40 दुकान ऐसे करके ग्रो करोगे। तो आपका जो पैसा बढ़ने का, बिजनेस बढ़ने का जो स्पीड है बहुत फास्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, छोटे बिजनेस में क्या दिक्कत है, आपने वहाँ डाला तो सही, लेकिन क्योंकि वो बिज़नेस नया है तो वहाँ पे एक रिस्क ये है कि आपका डाला हुआ जो पैसा है वो उतना अच्छे से ग्रो ना करे, क्योंकि बिज़नेस परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब जो बहुत बड़े बिजनेस बन चुके हैं उनके एक मतलब लेगेसी बन चुका है, उनको करने का आइडिया आ चुका है, कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो वो लोग उस बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं।
लेकिन जो कंपनी नया नया स्टार्ट हुआ है उसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूरा बिजनेस ही ठप हो जाए, वो उसको बिजनेस को बंद करके चला जाना पड़े। तो यहीं पे एक इन्वेस्टर का एक्सपर्टीज आता है। अब देखिए समझाता हूँ कैसे होता है। एक छोटा बिजनेसमैन एक बिजनेस चालू किया, उसको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है, उसने पहला अपना दुकान खोला, वो दुकान बहुत सक्सेसफुल हो गया। अब वो क्या करेगा, उस पैसे से जो प्रॉफिट आ रहा है या एक्स्ट्रा वो लेके दूसरे बिजनेस में डालेगा। इस पॉइंट पे क्या करूंगा, एज ए इन्वेस्टर मैं इस कंपनी का स्टडी करना स्टार्ट करूंगा कि बताइए आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किस तरीके से बिजनेस करते हो, कैसे पैसा कमाते हो और आगे जाके आपका क्या प्लान है। तो कंपनी मुझे बोलती है कि देखिए अभी तो मेरा एक दुकान है, अगले साल मैं 2 दुकान खोलूंगा, उसके बाद मैं 2 दुकान और खोलूंगा, मतलब कि मैं दुकान को बढ़ा रहा हूँ। और देखिए इस कंपनी के लिए एक और दुकान खोलने का मतलब क्या हो गया, इसका दुकान डबल हो गया। लेकिन जो कंपनी जैसे रिलायंस है, उसका सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, उसका अगर 1000 दुकान है तो ऑलरेडी पूरा इंडिया फैला हुआ है, तो अगर वो मान लीजिए 100 दुकान भी खोलता है तो उसका ग्रोथ रेट कितना हुआ, सिर्फ 10%। लेकिन ये जो छोटी कंपनी है वो अगर सिर्फ जिसका एक दुकान है वो अगर एक और दुकान भी खोल देता है तो उसका दुकान डबल हो चुका है। समझ में आ रहा है बात क्या है। अगर वो दुकान एक और खोल देता है तो उसका दुकान ट्रिपल हो गया। तो जितनी कंपनी छोटी है उसका ग्रोथ रेट हमको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये कंपनी मुझे बोल रहा है कि मैं हर साल 2-2 दुकान करके खोलूंगा, यानी हर साल मैं लगभग 20-30-40% से ग्रो करूंगा। ऐसा पॉसिबल है। सुनने में बहुत अजीब लगता हो कि वहाँ पर 60% से ग्रो कर रहा है, 70% से ग्रो कर रहा है, बिजनेस को डबल कर लिया। लेकिन यहाँ बात यह है साइज़ को लेके, जिसका साइज़ छोटा है वो बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। तो इसी तरीके से कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है। और मान लीजिए ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि आपका 10 साल तक कोई कंपनी ग्रो करती रह जाएगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसके मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, वो कंपनी अगर आने वाले 3 साल में भी अगर जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर देती है, 50% से ग्रो करती है, तो स्टॉक जो है वो 3 साल में गारंटीड है। यहाँ पे गारंटीड बहुत सारे कंडीशन के साथ लगा हुआ है, बट समझ लीजिए अगर कंपनी वैसा करती है तो गारंटीड है कि वो कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी। और ऐसा मैंने खुद कई स्टॉक्स में देखा है जिन्होंने 2-3 साल के अंदर में आपको मतलब 6 गुना, 5 गुना, 100 गुना का रिटर्न बना के दिया है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं देख सकता हूँ, जैसे स्काई गोल्ड है, आपको 2-3 सालों में उसने लगभग 5-6 गुना का बना के दिया है। V2 रिटेल है जिसने अगेन आपको 2-3 सालों के अंदर में अगेन आपको कम से कम 6-7 गुना का रिटर्न बना के दिया है। जीना सीखो बोल की कंपनी है जो कि अगेन 2-3 सालों में कम से कम 5-6 गुना बढ़ गया है। ऐसे कंपनी का लिस्ट निकाल सकता हूँ मैं जिन्होंने 10-10 गुना का रिटर्न दिया है 3-4 सालों के अंदर। तो ऐसे कंपनीज हैं, बट वहाँ पे आपको समझ के, स्टडी करके, रिसर्च करके उसके बाद आपको उस पर पैसा डालना है ताकि आपका पैसा ओवरऑल ग्रो कर जाए। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, एक डाउट आता है। मेरा गांव का एक भाई है, उसने मुझसे पूछा था कि आप जो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐसा बोला है कि वो ऐसा कर देगी, इस रेट से ग्रो कर जाएगी, अगर मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है तो। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अगर मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है तो क्या कर सकते, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को मैनेजमेंट का बात को विश्वास करके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद अगले क्वार्टर में आप देखिए कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट निकलेगा ना तो उसमें जो जो नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेगा आप खुद समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अगर मुझको बोला कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर मैं 5 दुकान खोलूंगा, और अगर कंपनी आके बोलती कि नहीं मैंने तो सिर्फ 2 ही दुकान खोला, मैं 3 दुकान खोल नहीं पाया, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन करना है कि आपने बोला कि आप 5 दुकान खोलोगे बट आपने सिर्फ 2 ही दुकान खोला। और उसके बाद कंपनी अपना क्लैरिफिकेशन देती है। अब वो क्लैरिफिकेशन सुन के आपको एक खुद डिसाइड करना है कि कंपनी जो बोल रही है वो जो रीज़न है वैलिड है कि नहीं, या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। और आपको ये भी देखना है कि मान लीजिए इस टाइप का बिजनेस एक और कंपनी कर रही है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आप दोनों कंपेयर करके देखिए और पूछिए कि आपके अपोजिट में जो कंपनी है उसने तो अपना दुकान खोल लिया 3, आप 2 ही खोल पाए, तो फिर से कंपनी क्लैरिफिकेशन देगी। तो ये सब बात सुन के आपको डिसीजन बनाना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी एक स्टॉक में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी का मैनेजमेंट के बात सुन के उस पर फुल भरोसा करके पैसा डाल दिया, और कल के दिन में अगर वो मैनेजमेंट कुछ भी उल्टा पुल्टा करता है, या मान लीजिए उल्टा पुल्टा नहीं भी करता है, मैनेजमेंट पूरा मेहनत कर रहा है, बट गवर्नमेंट ने आके कुछ ऐसा रूल निकाल दिया जिसकी वजह से उसका बिजनेस खराब हो गया, तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना मतलब आपको देखिए स्टॉक मार्केट में लगभग 5,000 से लेकर 6,000 ऐसी कंपनीज है जो लिस्टेड है, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिनके मैनेजमेंट से आप बातें कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको उन 5-6 हज़ार कंपनीज में से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-20 कंपनी निकालिए। ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि मैं हर एक कंपनी में मैक्स टू मैक्स 5-6% देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक कंपनी में 5% लगा रहा हूँ, यानी कि मैं अपना टोटल पैसा को 100% को 20 कंपनी में लगा सकता हूँ। तो अब आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने 5% करके, मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है तो आपने 50,000 करके 20 कंपनी में डाल दिया। आपका पैसा हर कंपनी में 5% लगा हुआ है। अब उसमें से आपने जितने भी कंपनीज के बारे में पढ़ा है ना, आप ऐसा कंपनी को चूज़ करो जो हाई मतलब रेट से ग्रो कर सकती हैं, छोटी कंपनीज है और जिनका मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम लोग काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर पाएंगे। अब उनमें से आपको अगले महीने फिर ट्रैक करना है,
उसमें से 100% कुछ ऐसी कंपनीज होगी जिन्होंने जो बोला वो कर नहीं पाएंगी। एक दो कंपनी ऐसा होगा जो पूरा रिजल्ट ही खराब कर देगा। उन्होंने बोला कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे, उल्टा वो लॉस में आ जाएगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमको नहीं पता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है, बिजनेस है। और जो बिजनेस में एक दिन में कुछ भी हो सकता है, एक दिन में सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो 20 कंपनी लगाया उसमें से क्या है, 2-3 कंपनी बहुत खराब करेगी, आपका पैसा गिर जाएगा। वहाँ पे आपका पैसा जो आपने 5% लगाया है उसमें से आपको 20-30% का लॉस हो जाएगा। कुछ कंपनीज फ्लैट रहेंगी और कुछ कंपनीज ऐसी आपको मिल जाएंगी जो आगे आने वाले 3-4-5 साल तक वो उसी तरीके से ग्रो करती रहेगी। तो मुझे क्या करना है, जो कंपनी खराब कर रहा है, जो कंपनी अपने परफॉर्मेंस को नहीं दिखा पा रहा है, जैसा उसने बोला वो नहीं कर पा रहा है, उनको बेच के निकल जाना है। और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर क्वार्टर में दिखा रही है कि हम लोग अच्छा करते जा रहे हैं, उन कंपनियों को आप या तो होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड भी करते रहिए। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपने 20 कंपनी स्टार्टिंग में लिया, लेकिन उसमें से आपने उसको छानते छानते गए। मतलब आपने ऐसा देखा, जो कंपनी खराब कर रही है उसको निकाल के फेंका, जो अच्छा कर रहा है वो बच गया उस पर। फिर जो कंपनी खराब कर रही है उसको निकाल के छोड़ दिया आपने। तो जो कंपनी अच्छा कर रही है वो अपने आप का मतलब पोर्टफोलियो में जमा होते जाएगी, और जो खराब कर रहा है वो अपने आप निकलते जाएगा। तो आपको आगे जाके 4-5 साल में देखने क्या मिलेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत भयंकर रिटर्न दे चुका है। 10 गुना 5 गुना का रिटर्न आराम से बन सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब मैं भी आज से पहले लगभग 2 साल पहले से मैं भी जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था वो यही था, चार्ट देख लिया, किसी कंपनी का नाम कहीं पे सुन लिया, जी न्यूज़ में कुछ है उनका नाम सुन लिया, इन्वेस्टिंग कर दिया। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आपने नाम सुना जी न्यूज़ में, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रॉफिट भी हो गया, मान लीजिए 50% प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब उसके बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपको हमेशा चिंता रहे कि मैं क्या करूँ, इसको बेच के निकाल दूँ, ना होल्ड करूँ या और डालूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसका काम वही बस वही है, वो जी न्यूज़ देखता है, कंपनीज का नाम सुनता है और 20% 30% प्रॉफिट के चक्कर में बाहर निकलना करते रहता है। तो अभी रिसेंटली मैंने कैप्री ग्लोबल के बारे में वीडियो बनाया था, तो उसने मुझको पूछा कि मतलब जब मैंने वीडियो बनाया तो उसने देखा और मुझको बोला कि कैप्री ग्लोबल उठेगा क्या। मैंने बोला हाँ लगता तो है कि उठेगा, कंपनी अच्छा गाइड कर रही है। तो उसने मुझे बोला कि मैंने लगभग मतलब 400-500 शेयर लेकर रखा हुआ है और उसको होल्ड करूँगा मैं। तो मैंने बोला टारगेट कैसा है, मतलब उसने खुद ही बोला कि टारगेट इसका 240 का है और उसका प्राइस मेरे ख्याल से 180 पे चल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, टारगेट तेरा 240 का ठीक है, बट इस कंपनी में जैसा मैनेजमेंट ने बोला है, मुझे लगता है कंपनी आगे जाके बहुत भयंकर ग्रोथ कर सकती है, लेकिन उसका किस में टारगेट है, 240 पे। अब मान लीजिए 180 से 240 अगर जाता भी है तो 60 मिल रहा है, मतलब 30% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30% का रिटर्न लेके वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी 240 से 500 चला जाता है, 600 चला जाता है, तो उसका बहुत बड़ा कैपिटल जो मतलब बन सकता था पैसा, वो लॉस हो गया। और उसका एक्चुअली में हुआ भी ऐसा। एक और बैंक था आपका महाबैंक बोल के, तो उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं जनरली बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मुझे आइडिया है उसके बारे में। तो महाबैंक बोल के है, उसके बारे में उसने पूछा। तो जब मैंने महाबैंक को रिसर्च किया तो मुझे लगा कि ये बैंक बहुत अच्छा है और पब्लिक सेक्टर में होने के बाद भी वो काम एक प्राइवेट बैंक की तरह कर रही है। तो उसको मैंने बोला कि भाई इस बैंक को बेचना मत। उसका 68-70 के आसपास का मेरे ख्याल से बाइंग हुआ क्या, या 62 के आसपास का बाइंग था। तो वो भागते भागते 72 तक चला गया था या 71 चला गया था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसने मुझे बोला कि बता भाई क्या करो, उसको बेच के निकालो ना रखूँ, 70 का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये प्रॉफिट वापस नीचे भी आ सकता है। तो मैंने उसको बोला देख भाई, बहुत अच्छा स्टॉक तुम ढूंढा है, मुझे नहीं पता कहाँ से निकाला है, बट इसमें भी होल्ड कर और हो सकता है तो और पैसा डाल, क्योंकि बैंक खुद बोल रहा है कि हम लोग अभी मतलब अपने ब्रांचेस को बढ़ाएंगे। हम जहाँ पहले महाराष्ट्र में थे अब बाकी इंडिया में फैलने वाले हैं, तो सोचिए बिजनेस का कितना बड़ा स्कोप है। लेकिन उसने क्या किया, उसने पैनिक में आके मेरे ख्याल से जब मार्केट गिरने लग गया तो वो 73 के आसपास ही बेचिया। उसके बाद मार्केट मतलब जो आपका क्या बोलते हैं महाबैंक है, वो 80 के ऊपर जाके वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने उसको फिर बताया देख भाई तो 70 में निकल गया, अभी वो फिर से 80 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर बिजनेस अच्छा करता रहा तो वो जाके 100 200 300 भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके से सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा फोकस करना है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपने ये चीज़ करना सीख लिया ना तो आपको चार्ट देखने का मन ही नहीं करेगा। मैं पहले जो क्या करता था, किसी भी कंपनी का नाम सुना और चार्ट में लग जाता देखने के लिए कि ये हमको दिखा रहा है कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और मुझे भी हंसी आ रहा है बोलते हुए, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उल्टा पुल्टा चीज़ देखते रहता था। और इसी के मतलब इसी की वजह से मैंने अपने दोस्त को, मैंने नहीं मतलब मेरे दोस्त ने खुद से एक स्टॉक निकाला इंडिगो पेंट्स बोल के, ठीक है। तो हम लोग ने एशियन पेंट्स का बहुत कहानी सुना हुआ है कि एशियन पेंट ये है वो है, इतना अच्छा कंपनी है और रिटर्न बहुत अच्छा खासा दिया है। तो मैंने क्या किया था, जब वो रेंज बाउंड हो गया था, क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है एक सिस्टम बोलते हैं वो लोग कि कंपनी अगर एक रेंज बाउंड में है तो आप नीचे वाले बाई कीजिए, ऊपर वाले में सेल कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही करके कंपनी को खरीद लिया एशियन पेंट को, लेकिन पिछले 5 सालों में वो उस रेंज में घूमता रहा, बट मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं ट्रेडिंग कर रहा था लेकिन 10-20% पे निकल रहा था। वहीं पे मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने इंडिगो पेंट्स का चार्ट निकाला और बोला कि देख भाई यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और मैंने भी पढ़ के रखा था हाँ राउंडिंग बॉटम बनता है,
तो बहुत स्टॉक भागता है। तो उसने क्या किया, राउंडिंग बॉटम का जो ऐसा मतलब कप एंड हैंडल होता है, ऐसे घूम के फिर ऐसे आता है, तो हम लोग ने इस जगह पे ले लिया। हमको लग रहा था कि यहाँ से जाके ब्रेकआउट होगा और स्टॉक पूरा भागेगा। उस टाइम पे इंडिगो का दाम चल रहा था लगभग 1600 रुपये का, लेकिन हुआ उल्टा, वहाँ से स्टॉक गिरते 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 मेरे ख्याल से 600-700 पे आ गया। तो सोचिए, जो स्टॉक हमने 1600 पे लिया टेक्निकल के बेसिस पे, वो गिर के कहाँ पे आ गया, 600 रुपये पे आ गया। तो क्योंकि वहाँ पे हमको अगेन आइडिया नहीं है, हमने सिर्फ चार्ट को देखा, प्राइस को देखा और गैस करने का ट्राई किया कि वहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। फिर जब मैंने स्ट्रेटेजी अपना चेंज किया, जब मैं स्टॉक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स में आ गए, तो मैंने देखा कि इंडिगो पेंट्स क्या बोल रहा है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने के लिए मिल रहा है अभी, आगे जाके हम लोग का बिजनेसेस मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम हाल था एशियन पेंट का, सेम हाल था आपका बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट का तो मुझे और बहुत ज़्यादा हंसी आया, क्योंकि बर्जर पेंट बोल रहा था कि हमको नहीं पता कि आगे जाके हम लोग का सेल्स किस तरीके से बढ़ेगा, क्या होगा। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, अभी जो भी करना है पेंट सेक्टर से हमको बाहर रहना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और उस दिन से आज तक कोई भी पेंट का जो कंपनी है हमको ग्रोथ दिखा नहीं पा रहा है। हाँ, इंडिगो पेंट्स ऐसा बोलती जरूर है कि हम लोग आगे जाके ग्रो करने का ट्राई करेंगे, बट प्रैक्टिकली हमको वैसा कुछ खास देखने के लिए मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करके फिर उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको रिसर्च करना नहीं भी आता है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस को देख के ही आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। ऑफकोर्स मैं जो स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ उसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप स्ट्रेटेजी को सीखिए, आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछिए, या कई बार मुझे भी कुछ ऐसा डाउट होता है तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। तो इस चैनल को आप एक इंटरेक्टिव चैनल मान के चलिए, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को लेके आएंगे, मैं भी अपने जो व्यूज़ है उसको प्रेजेंट करूँगा, फिर हम दोनों के ओपिनियंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपको भी सीखने के लिए मिलेगा और मुझको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट मैंने किया है, बट अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। और ये जो बियर मार्केट चल रहा है, ये बियर मार्केट की बात मुझे देखना है कि जिन स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कैसा बनता है। अगर वो रिटर्न बहुत हैवी बन गया ना, तो ये स्ट्रेटेजी भयंकर तरीके से काम कर सकती है। और स्ट्रेटेजी का नाम भी है गार्प, मतलब GARP। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें भी मैंने समझाया कि कैसे करते हैं, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मेरे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो उनसे मुझे बात करना पड़ेगा फिलहाल। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है।